नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। आज मेरे खास कार्यक्रम पॉडकास्ट विद दिव्या शेखावत में मेरे साथ खास मेहमान हैं। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि मेरे जितने भी कार्यक्रम होते हैं, जितने भी प्रोग्राम्स में शूट करती हूँ, उन सभी में कोई ना कोई खास मेहमान जरूर होते हैं। और आज इतना खास मौका है, यानी कि आज है 26 जनवरी, 26 ऑफ जनवरी है आज। और आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान है, उनका स्वागत करेंगे। सबसे पहले तो उनसे परिचय करवा देती हूँ आपका कि डॉक्टर आशा लता फोगाट जी मेरे साथ है। मैम, बहुत स्वागत है। और आज मैम मेरे साथ इसीलिए भी हैं कि एक तो 26 ऑफ जनवरी है और दूसरी बात, मैम ने इतनी सारी निःशुल्क सेवाएं दी है, उत्कृष्ट कार्य किया है, तो मैम को आज सम्मानित किया गया है। सबसे पहले मैम बहुत सारी बधाई देती हूँ मैं आपको कि इतना अच्छा नेक कार्य किया आपने कि आपको सम्मानित किया गया है। और एक चीज और बता देती हूँ, मैम जो है लंबे समय से एसएमएस हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही है, डॉक्टर के रूप में निःशुल्क भी दे रही है। और लोगों की, मैंने भी काफी सारी चीजें जो है मैम के बारे में पढ़ी है कि जहां सेवाएं नहीं पहुंच पाती है वहां तक भी जो है मैम पहुंचने की कोशिश करती है कि कोई भी जो है इलाज से वंचित नहीं रह जाए। तो आज मैम से बहुत सारी बातें करेंगे महिला सशक्तिकरण को लेकर भी। और एक डॉक्टर है मैम, तो कितनी सारी महिलाएं मैम के पास आती होंगी अपनी परेशानियां लेकर, और मैम कैसे टैकल करती है वो सब जानते हैं। मैम बहुत स्वागत है। थैंक यू। एक बात बताइए मुझे कि आप कितने समय से जो है, सबसे पहले यही पूछूंगी कि एसएमएस हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही हैं? देखिए, मैं एसएमएस हॉस्पिटल में पोस्टेड 2015 से हुई हूँ, पर मैं कहना चाहूँगी कि मेरा जीवन आधा वहीं गुजरा है, क्योंकि मैंने एमबीबीएस एमडी सब एसएमएस से ही किया है। ये मेरा सौभाग्य माने कि हम एक सरकारी स्कूल से पढ़ के एक टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में आए। और मैं उसको हमेशा कहती हूँ कि वो मेरा तीर्थ है, क्योंकि एक डॉक्टर का लिए एसएमएस में काम करना, एसएमएस मतलब हमारा एक अच्छी फीलिंग आती है कि हम टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में जहाँ से पढ़े एक बच्चे की तरह एंटर हुए। पापा एक मतलब ऐसे छोड़ के गए, क्योंकि हम खैरतल जैसी छोटी जगह से वहां से जब हम आए तो मैं और पापा, मुझे आज भी याद है, पापा और मैं इतने खुश थे। और वहीं आज मैं मतलब हूँ, लगभग 20 साल हो गए। तो मैं भगवान का हमेशा थैंक यू देती हूँ कि आपने मुझे सौभाग्य और ये अवसर दिया है जीवन में। खैरतल से मैम आप निकली, जब पहली बार एसएमएस एंटर हुए, आप वहाँ मेडिकल कॉलेज में आपने पढ़ाई की, तो कभी ऐसा लगा था कि एक सरकारी जो है विद्यालय से आप अपनी स्टडी करेंगी? सरकारी से आप पढ़ के आई, फिर सरकारी में गई और जॉब भी आप सरकारी में ही कर रही हैं। देखिए, वो मैं मतलब ये मानती हूँ कि आज जैसे आजकल बहुत चल रहा है कि स्कूल के एजुकेशन का हायर, ये स्कूल टॉप मोस्ट है, ये है। हमारे वहाँ पर इंग्लिश मीडियम नहीं था, 8th क्लास तक था। तो पेरेंट्स का ये था कि अगर 8वीं तक इंग्लिश मीडियम पढ़ी, 9वीं में हिंदी में जाएगी तो खिचड़ी हो जाएगी, तो इसको शुरू से ही इसमें डालते हैं। हम जहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, हमारी एक अच्छी व्यवस्था थी, हमारी मैडम अच्छा पढ़ाती थी, और वहाँ से हमको हमेशा प्रूव करना होता था कि देखो यहाँ तो इंटेलिजेंट है, अब कहाँ पहुँचेगी। और वहाँ से जब मैं 5th रैंक से टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में आई, तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि स्कूल या उसका डिफरेंस है। और ये मैं मेरे मतलब थैंकफुल हूँ, क्योंकि लोग बेटियों की शिक्षा पे सोचते हैं कि हम इसे क्यों खर्च करें, लेकिन मेरी मदर, मैं जिनकी तीसरी बेटी थी, आप सोचिए जब मैं पैदा हुई तो सब रोने लग गए थे, क्योंकि किसी को भी दुख होता है कि बेटा नहीं आया। पर मेरी मदर ने कहा मुझे संभालते हुए कि ये अपनी किस्मत लेके आई है, माँ का आशीर्वाद और किस्मत और मेहनत मिलके हम उस सरकारी से ही सरकारी आए। हमारा सपना था भाई, एसएमएस का नाम सुनते थे, मैं और मेरे छोटे भाई थे ना, जब एक हमारे एसएमएस के डॉक्टर आए कोई रिलेटिव के, तो हम पूरी रात जागे कि हम उसको देखेंगे, वो कैसा दिखता है, वो कैसा है। तो हम उसको देखा और उसमें आना हमारा, और फिर देखिए वहाँ आकर भी अपना मतलब बनाना, क्योंकि हर जगह कंपटीशन होता है, कोई भी आपको सीधा पाथ नहीं देता, आपको मेहनत करके बनाना होता है। तो मैं मानती हूँ कि हमें पेरेंट्स का आशीर्वाद और एक हमारी विल पावर, हम ये कभी नहीं सोचे कि हम इधर से आए उधर से, हम ये सोचे कि हमें किधर जाना है, हम पीछे ना देखे, आगे कंसंट्रेट हो, तो जीवन में अच्छी चीजें मिलती हैं। तो मैम थोड़ा सा बताइए कि आप किस चीज की डॉक्टर हैं? देखिए, मैं पहले मैंने मतलब एसएमएस से एमबीबीएस करने के बाद ब्लड बैंक में डिप्लोमा किया। मैं ब्लड बैंक में 5 साल फैकल्टी के रूप में काम किया, सीनियर डेमोस्ट्रेटर। मेरी मदर हमेशा आती, पेरेंट्स कभी जयपुर आते तो मुझे धीरे से बोलते, पीएमटी में इतनी अच्छी रैंक थी, अब तो मरीज ही नहीं देखती, मतलब इस तरह का मुझे करते हैं कि डॉक्टर लग गया तो मतलब डॉक्टर क्यों नहीं है, लंबी लाइन हो जिसका ये,
तो मैं उसमें शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे हो चुके थे, पर मैंने सोचा अब चलो मम्मी पापा का सपना करते हैं। मैंने दोबारा इस सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नीट क्वालिफाई किया। फिर मैं पीएमआर डिपार्टमेंट में गई, जहाँ बोन पेन ये रिलेटेड सारे होते हैं, वहीं से एमडी किया और फिर वहीं दोबारा डिप्टी डायरेक्टर के रूप में आज कार्यरत हूँ। तो बस ये कि हम डॉक्टरों की पढ़ाई लंबी होती है, पर मैं ये मानती हूँ कि बहुत अच्छा प्रोफेशन है। रोज आप नए लोग, नए मरीजों से मिलते हो और जितना आप चाहो इसमें काम कर सकते हो। आप सेटिस्फाई हो मेरी इतनी से मैं हूँ, आप चाहते हो मुझे और गेन करना है, तो मैं मतलब शुक्रगुजार हूँ कि एक अच्छे फील्ड में हम आए हैं। और मेरी मदर की तो अभी भी और बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, लेकिन मतलब मेहनत मेरे सपने उनके हैं। आज भी मैं यही सोच रही थी, अगर मैम वो सपने नहीं देखते तो आप भी मेहनत नहीं हाँ, करती। लेकिन मतलब ये कि हमें भी मतलब सोचना चाहिए, क्योंकि आप ही कह रहे हैं ना, आप सरकारी से आए, सरकारी में गए, तो मैं थोड़ा ज्योतिष में भी रुचि रखती हूँ। तो हमारा जो सूर्य होता है वो हमें सरकार संस्था से लाभ पहुंचाता है। सूर्य हमारे पिताजी हैं। जब हम अपने माता पिता का सम्मान करेंगे तो हमें डेफिनेटली लाभ मिलता है जीवन में। तो ये सुनने वाली और गौर करने वाली बात है। मैं हमेशा कहती हूँ ना आपको कि माता पिता का ख्याल हमेशा रखिए। ये हमेशा मैं लाइन दोहराती हूँ कि इससे बड़ा कोई पुण्य कार्य हो ही नहीं सकता है। सो मैम, जब आप डॉक्टर बन गई, लोगों की सेवाएं करने लगे, जैसा मैंने अभी सुना कि आपने काफी सारी निशुल्क सेवाएं दी, तो ये निशुल्क सेवाएं कैसे दी, कहाँ पर दी? देखिए, मैं मतलब जैसे हम एसएमएस में आते हैं तो हमारे पास पेशेंट जब पहुंचता है, जब वो अपने आसपास के सभी इंस्टीट्यूट को चेक कर चुका होता है तो उसे लगता है, फिर वहाँ आता है तो जब मतलब उनको ये नहीं पता होता कि हर यूनिट का ओपीडी फिक्स होता है, वो आज सोमवार आए, अगले दिन अदर डे आए, तो घूमते ही रहते हैं। तो मुझे लगा कि यहाँ तो हमारा ये कार्य हमारे ड्यूटी है, हमारा एक जिम्मेदारी है, लेकिन इसके अलावा हम बाहर क्या कर सकते हैं। तो मुझे कुछ लोग मिले जो निःशुल्क कैंप लगाते थे। उनके पास बोन एंड पेन के स्पेशलिस्ट कोई नहीं थे। उन्हें ये भी था कि पता नहीं मैडम हमारे साथ काम करेंगी या नहीं करेंगी। अमूमन ये होता है कि अगर डॉक्टर सरकारी सेवाएं दे रहा तो प्राइवेट ही वो देखता है, मतलब उसका ये था। तो मैंने उन्हें कहा, एक ने मुझे कहा आप कर देंगे, तो मैंने किया। तो उनको मेरा व्यवहार अच्छा लगा, पेशेंट से सारा मतलब ट्रीटमेंट अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि हम आपके साथ कर सकते हैं। तो मुझे भी एक अच्छी टीम मिली, उस टीम के साथ हमने काम किया। उसमें वो जैसे आई स्पेशलिस्ट और अदर स्पेशलिस्ट आते हैं, हम 4-5 मिल गए। फिर हमारा ये काफिला शुरू हुआ। देखिए, फिर उसके बाद हमने राजस्थान यूनिवर्सिटी में लगाया, म्यूजिक डिपार्टमेंट में, हमने सेंट्रल जेल में कैंप लगाया, हमने बाल सुधार गृह में हम मतलब इस माध्यम से गए जहाँ कोई अप्रोच ना कर सके। हम रिमोट एरिया में कैंप लगाते हैं, क्योंकि एक तो वो लोग आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं होते। हम वहाँ उनके पास जाते हैं। फिर अगर उनको ज़्यादा जांच या उनकी ज़रूरत होती है तो मैं अपने ओपीडी डे बता देती हूँ कि भाई आप आ जाइए, सोमवार शुक्रवार को एसएमएस में आपका करा देंगे। और हम मतलब जो हमारे साथ कुछ संस्थाएं हैं जो निःशुल्क दवाइयाँ भी उपलब्ध कराती है और हम उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, हम उनको कर सकते हैं। तो हमारे 400, 500 लोग पेशेंट एक एरिए से हमारे पास आते हैं। तो मतलब देखिए, हम हर कोई आदमी कमाता है, सब किसी का कोई है। मुझे लगता है कि आपको जो ईश्वर ने हुनर दिया, हमारे ब्लड बैंक की एचओडी थी रचना मैम, उन्होंने जब मैं उनके अंडर काम करती थी, उन्होंने मुझे कहा कि इस हाथ से अच्छा काम करोगे तो कलम में इतनी ताकत ईश्वर देगा, और इस हाथ से ही आपने मतलब स्वार्थी से काम किया तो गैंग्रीन एक डिजीज होती है जिसमें एम्पुटेशन कर दिया जाता है, मतलब वो पार्ट हटा दिया जाता है। तो मैं उसी का मानती हूँ। और जैसे मैंने काम करना किया तो अब लोग इन्वाइट करते हैं कि मैडम हमारे डेट हो सकता है, हमारे निःशुल्क कैंप हो सकता है, आप हमें सुविधा क्या क्या दे सकते हैं, क्या हम कराएंगे। देखिए, हेक्टिक भी होता है, संडे वगैरह जो छुट्टी मिले, पर जहाँ चाहा वहाँ रहा। जो गुण ईश्वर ने हमको दिया है उसका फायदा दूसरे तक तो पहुँचाए ना। और मतलब मुझे लगता है कि सफिशिएंट होती है मेहनत की कमाई, और उसमें आपको सब पर्याप्त होता है। आप इधर आपाधापी ज्यादा करेंगे तो बैक रास्ते से कब निकलेगा वो भी आपको नहीं पता है। वो मैम, मैं ये कहूंगी कि जाना सबने खाली हाथ है, लेकिन लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना, लोग सोचते नहीं ना खाली हाथ जाना, उन्हें सबको यहाँ भरना है। आजकल जो हो रहा है, यहाँ से भी आ जाए, यहाँ से मतलब कुछ खाली नहीं रहता, ये लोगों की परसेप्शन रहती है। मुझे लगता है आप अच्छा काम करते हो, लोग आपसे जुड़ते हैं, आपकी पहचान होती है और आपको लोग एक्सेप्ट करते हैं। मतलब इवन जो आपका एनिमी होगा ना वो भी कहेगा नहीं यार मेहनती है, अच्छा काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि आप अच्छा करते रहिए।
जीवन में आगे बढ़ते रहिए। नहीं, इस दौरान जैसे आप लोगों की निःशुल्क सेवाएं देती है तो जेलस तो होते होंगे बहुत सारे लोग, देखिए, इतने बड़े पद पे होके डॉक्टर हाँ पैसा मतलब कमाना चाहिए। उनका होता है कि उन लोगों ने जैसे अब हम निःशुल्क कैंप करते हैं तो हम उसका प्रचार प्रसार भी करते हैं ताकि दूसरों को पता चले, वो हमें भी बोल, हमें जगह मिले काम करने की। तो कई लोग इसका प्रचार क्या, दान तो पता नहीं चलता। अरे कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमें दिखाने होते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि दूसरे भी प्रेरित हो। हमें कितने लोग तो जब हम पोस्ट करते हैं उससे अप्रोच करते हैं कि आप हमारे यहाँ कर सकते हैं, और हमें मतलब जिस जिस जगह हमने नहीं सोचा वहाँ हमें लोगों से जाने का मौका मिलता है। तो जेलियस ही देखिए, कहते हैं कि जब आपकी आलोचनाएं बहुत सारी होने लगे तो समझिए आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, और ईश्वर का जब आप ध्यान रखेंगे तो नजर तो एक ही होती है, उसकी टेढ़ी ना हो, और तो दुनिया है चलती रहेगी, अच्छा बुरा वो चलती है, उनका देखने का काम ही है। हाँ, मैं तो बहुत अच्छी बात है, और मैं तो अप्रिशिएट करती हूँ कि जहाँ आप निःशुल्क सेवाएं दे सके वहाँ देनी चाहिए आपको। एक चीज मैम जानना चाहूंगी, ये एक ऐसा प्रोफेशन है, कहते हैं कि डॉक्टर किसी भगवान से कम नहीं होता, डेफिनेटली, क्योंकि हम किसी तांत्रिक के पास जाएंगे, किसी साधु संत के पास जाएंगे, वहां से तो हम ठीक हो नहीं सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होता है। जब मरीज आपके पास आते हैं, फीमेल्स भी होती है, मेल्स भी होती हैं, किस तरीके से आप तक जो है अपनी बातें पहुंचाते हैं और आप किस तरीके से उन्हें डील करते हैं? देखिए, जैसे कि आपने अभी कहा तांत्रिक साधु संत, तो मैं मतलब साधु संत का इसलिए सम्मान करती हूँ कि मुझे लगता है कि उनका भी मतलब एक मेंटल हेल्थ और अच्छे हो रहे के लिए। लेकिन जब हमारे पास मरीज आते हैं तो क्या, जैसे मेरे पास बोन एंड पेन के आते हैं तो अक्सर क्या कमर दर्द, वो हमारे आने से पहले सब एक्सपेरिमेंट ट्राई कर चुके होते हैं कि हमने पहलवान के इसको वो कराया, मतलब केस को बिगाड़ के लाते। तो मैं उन्हें सबसे पहले कहती हूँ कि सरकार ने आजकल इतनी सुविधाएं कर दी कि छोटे से छोटे एरिया पर भी नॉर्मल सुविधाएं उपलब्ध है। आप वहाँ जाइए, देखिए एसएमएस या इस जगह जैसा थोड़ा, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज्यादा है, पेशेंट बहुत ज्यादा है, डॉक्टर मतलब अच्छी तरह भी सब काम करते हैं पर इतना कैसे कर पाए, और जो जांच वगैरह होती है उसमें लंबी कतारें होती है, उनको कम करने के लिए प्रयासरत है। तो उसके लिए जब मरीजों को पूरा बताते हैं, जो हमारे मरीज ठीक होके जाते हैं, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि जो आपके आसपास है ना उनको भी बताइएगा कि सही समय पे सही इलाज लेना जरूरी है। वरना क्या, फीमेल तो मोस्टली अवॉइड करती रहती है, उनके पास कब आती है जब वो घरेलू काम में पूरी तरह असमर्थ हो जाती है। हम उन्हें रेस्ट एडवाइज करते हैं तो बोलते हैं मैडम मैं रेस्ट नहीं कर सकती, मेरे घर का काम कौन करेगा। तो मुझे स्पेशली फीमेल से ज़्यादा है, क्योंकि मेरे पास जो मेनली केसेज आते हैं वो पोस्ट मीनोपोजल फीमेल आती हैं, या फिर वर्कलोड ज़्यादा के कारण आती है, या लेबर क्लास फीमेल्स आती है क्योंकि उन्हें वजन वगैरह सब उठाना पड़ता है। तो मैं उन्हें समझाती हूँ, और साथ में उनके जो मेरे मतलब मेल आते हैं, जैसे मैं स्पोर्ट्स पर्सन को भी देखती हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे बहुत वर्क करते हैं, या हमारे पास मजदूर वर्ग आते हैं जिनका काम ही बोझा ढोना या इनसे होता है। हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि ट्रीटमेंट, एक्सरसाइज, इनके साथ प्रिकॉशन भी जरूरी है, समय पे दवाई। वरना पेशेंट क्या करता है, ये दवाई अरे इससे तो किडनी पे इफेक्ट आ जाता है, इससे ये। तो मैं उन्हें समझाते हैं कि जो डोज वगैरह फिक्स की गई है सब एक्सपेरिमेंट के बाद फिक्स की गई है। आप जब डोज को स्किप करते हो तो रेजिस्टेंस आ जाता है। तो मतलब प्रॉपर काउंसलिंग के साथ करते, कहते हैं ना कि आप नंबर पे मत जाइए, आप क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट पे जाइए। मतलब आपका जो ट्रीटमेंट है वो बेहतर होना चाहिए, और पेशेंट को विश्वास होना चाहिए कि मैं सही हाथों में हूँ, सही हाथों में। तो और एक इसके लिए डॉक्टर को खुद को भी पढ़ते रहना चाहिए, और डॉक्टर का सबसे अच्छा शिक्षक उसका मरीज होता है, क्योंकि जो हमने पढ़ा, पेशेंट अलग अलग कंप्लेन लाते हैं, एक ही मतलब तो हमें असेस करना होता है कि भाई इसकी कंप्लेन के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। जैसे हमारे मैं अशोक पनगड़िया सर को बहुत मानती हूँ, सर बहुत अच्छे थे। मैं उन्हें कुछ पेशेंट दिखाए तो सर पेशेंट के एंटर होने से लेकर ही डायग्नोज उनका हो जाता था कि मरीज इससे पीड़ित है, और उनका ट्रीटमेंट इतना अच्छा होता था कि मतलब क्या कहें। तो इस तरह हमें बनना है, तो हमें खुद भी अपने एजुकेशन एकेडमिक पे भी अच्छी मेहनत करनी है, क्योंकि डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जो अच्छी बातों से नहीं चल सकता। बिल्कुल मतलब चाहे कोई डॉक्टर डांटे पर उसका ट्रीटमेंट अच्छा है तो लोग जाएंगे। नहीं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो डांट कर भी मरीज को मतलब आपका ट्रीटमेंट, आपका मतलब उस चीज पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए आपको देखो फेलोशिप या जो भी करने हैं या किसी के अंडर सीखना है, वो सब भी हमें करते रहना चाहिए। बट इन दिनों की अगर मैं बात करूँ तो मैं मोस्टली कौन से बीमारियां, क्योंकि मैं अमूमन देखती हूँ महिलाओं में जो है रीढ़ की हड्डी की कुछ ज्यादा ही ये प्रॉब्लम रहती है, और हर मतलब ऐसी दूसरी महिला होगी जिसके अंदर ये प्रॉब्लम है। देखिए फीमेल्स में जो मोस्टली आपने कहा कि बैकएक एक बहुत कॉमन रीजन है, क्योंकि इसका कारण होता है कि जैसे आप घरेलू महिला को लो, वो अपना मतलब जो भी काम करती है झाड़ू पोछे से लेकर या सारा, तो उसमें झुकना, वजन उठाना,
और एक फीमेल घर का काम करते करते खुद के न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दे पाती। ओस्टियोपोरोसिस उन्हें जब पता चलता है कि मैडम मैं तो बाथरूम में फिसल गई और मेरे फ्रैक्चर हो गया, क्योंकि बोन मैरो डेंसिटी ये सब टाइमली चेक नहीं होती है, सप्लीमेंट नहीं लिए होते कैल्शियम विटामिन D3, और एक हमारे पास ओवरवेट, क्योंकि फीमेल अपनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती है तो ओवरवेट भी रहती है, तो घुटने मतलब हमारे पास बैक के घुटने के आते हैं। एक हमारे जो मोस्ट फीमेल्स आती हैं, जैसे अपन रसोई या इनमें ज़्यादा काम करते हैं तो रिस्ट जॉइंट का पेन भी आता है। एक डायबिटिक या अदर एसोसिएटेड आपको डिजीज है, तो अदर एसोसिएटेड डिजीज है तो आपका शोल्डर ये भी कंप्लेन आता है। एक आज जो मोस्ट कॉमन, वो सबसे जो इस बीमारी से सब पीड़ित है, फोन से। हर कोई अपने किसी ना किसी रीजन से फोन देखता है, स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है, हमें पता नहीं चलता। जब स्क्रीन टाइम होता है हमारा पोस्चर सही नहीं होता तो नेक पेन हमें बहुत कॉमन होता है। जो बोझड़ होती हैं या जो महिलाएं सिर पे वजन उठाती हैं उनको भी कंप्लेन होती है। तो मतलब अदर जॉइंट पेन के बहुत कॉमन आते हैं, सीजनल आते हैं, जैसे विंटर सीजन में हमारे पास ज़्यादा आते हैं। लोगों का ये होता है कि विटामिन D धूप से मिलता है, मुझसे ले लेते हैं, पर आपका चेक करके लेवल भी होता है कि भाई सफिशिएंट है या हमें सप्लीमेंट भी देना पड़ेगा। विटामिन B12 डेफिशिएंसी के बहुत आते हैं, न्यूरोपैथी के कि मुझे जलन हो रही है। एक फीमेल जिस प्रोफेशन में आप हैं, हमें हाई हील बहुत यूज करने होते हैं ना, तो हाई हील वगैरह से हिल पेन के हमारे पास आती है। तो हम तो मतलब हमारे अगर आप RRC में आएंगे तो हमारे वहाँ पूरा मतलब सेटअप है, आप कभी विजिट करिएगा, शू मॉडिफिकेशन भी हम आपका करते हैं। तो मैं मैं मानती हूँ कि मैं ऐसे फील्ड में हूँ जिसमें बहुत वाइड काम है, और हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट ठीक हो सके, नहीं अदर हम आगे रेफर करते हैं कंसर्न्ड जो स्पेशलिटी है। लेकिन हमारे काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं, स्पेशली पेन के लिए। हम आपको इलेक्ट्रोथेरेपी, जिसे सामान्य भाषा में लोग सेक कहते हैं, तो वो भी सब उपलब्ध कराते हैं, और सब मतलब अच्छा एक सेंटर है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हैं, उनकी भी ये चर्चा है, मतलब इच्छा है कि जो लेवल SMS में वो हर मेडिकल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी स्थापित हो। क्योंकि देखिए ये मोस्टली लोग क्या करते हैं, PMR मतलब फिजियोथेरेपी ऐसा करके वो कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन वो नहीं, हमारा वाइड है। हम आपको ट्रीटमेंट भी देंगे, थेरेपी भी, हम आपका सारा एडमिट भी करेंगे। 90 बेडेड है ये, जहाँ आपके ट्रोमा, इनके बाद आपने सुना होगा अरे इसकी तो रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर, ये तो जीवन भर नहीं उठ पाया, उन पेशेंट को हम यहाँ ट्रीटमेंट देते हैं और हमें उन्हें एडमिट करते हैं, क्योंकि बाहर बहुत महंगा है। जो पेशेंट इसके होते हैं जो पूरी तरह बेड रिडन है, पूरी तरह नुकसान में होते हैं, पैसे नहीं होते उनके पास। और उसके बाद हम उन्हें ऑक्यूपेशनल भी देते हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या प्रोफेशन कर सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट आप जानते हैं, वो भी हमारे डिपार्टमेंट का एक अहम रोल है। इस तरह हम काफी सारे काम ये करते कह सकती कि SMS में सेवाएं तो खूब है, ये कहना गलत होगा कि SMS में इलाज ठीक तरीके से नहीं होता। देखिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पेशेंट बहुत जगह दिखा के आए हैं और यहाँ जब आए हैं ना तो सबका मतलब वो ठीक होके गए, क्योंकि SMS में सुविधाएं भी बहुत है और हम इस तरफ प्रयासरत भी है, पर वर्कलोड इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो मतलब कोशिश कर रहे हैं नए नए तरीके, नई नई योजनाएं लागू करके, नियम करके। देखिए वो तो संभव रहेगा अगर आप पढ़ते हैं कि भारत में पेशेंट और डॉक्टर का रेशियो, उस हिसाब से स्वास्थ्य सेवाएं हो रही है, लेकिन फिर भी SMS की अपनी पहचान है। जैसे आज ही हमारे सर ने बताया कि हमारे बहुत सारी एडवांस चीज़ें यहाँ आ रही है, तो कोशिश तो जारी है काम करने की। बिल्कुल मैम, SMS में ही मुझे ऐसा लगता है कि पूरे प्रदेश भर के लोग जो है थक हारने के बाद SMS पहुंचते हैं। हाँ, यहाँ पर क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, भरोसा कर सकते हैं उन पर आंख बंद करके, क्योंकि आजकल आपको पता है छोटे छोटे से इतने मैं कहूँगी कि प्राइवेट क्लिनिक्स खुल गए हैं कि वहाँ थोड़ा सा भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। तो एक परसेप्शन तो यही रहता है कि हम सरकारी में जाएं, डॉक्टर हाईली क्वालिफाइड होगा। देखिए जब मैं डॉक्टर हूँ तो मैं तो यही कहूंगी कि प्राइवेट वालों का भी अपनी मतलब वो है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ झोला छाप डॉक्टर, झोला छाप उसके लिए सरकार है, उसके लिए कितने सारी होती है कि उनको पकड़ा जाता है, क्योंकि वो पेशेंट बेचारे वो पर केस कब निकलते हैं, जब कोई डेथ हो जाती है या कोई ओपन केस आ जाता है, तो उसके लिए तो प्रयास तो लोग वहीं से दवाई मतलब क्या कि लोगों को लगता है, पर मुझे लगता है क्वालिफाइड हो आप, डिग्री वगैरह सब हो और अच्छा ट्रीटमेंट दे, क्योंकि झोला छाप मनुष्य का शरीर कोई एक्सपेरिमेंटल कोई है कि आप जो चाहें वो दे। आपका मतलब होना चाहिए कि इस डिजीज का ये ट्रीटमेंट है, इसके लिए ये करना है और इसके लिए मैं कैपेबल नहीं हूँ तो ये स्पेशलिटी में रेफर करना है, मतलब रेफर भी आप करिए। मैम आप जो है अखिल भारतीय महिला महासंघ से भी जुड़ी हुई हैं, तो अभी जिस तरीके से हम महिलाओं की बात कर रहे थे, महिलाओं में बहुत सारे इश्यूज होते हैं। सबसे पहली चीज जो निकल कर इन दिनों आ रही है, जितना मैं देखती हूँ मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं,
मेंटल इशू, मेंटल हेल्थ, हाँ, मुझे थोड़ा मैं ये देखिए समझाइए। इस पे तो मैं मतलब इवन खुद के बना के भी पोस्ट करती हूँ, क्योंकि मेंटल हेल्थ ऐसा है जिसकी मतलब मुझे किसी ने कहा, एक पेशेंट थे जो साइकेट्री के, कि उन्होंने कहा कि मैडम जीवन में सब सुख हो लेकिन यहाँ पर अगर संतुलन नहीं है ना नहीं है, तो बिल्कुल कुछ सब। भी अपन नहीं बोल सकते। और एक उनकी पीड़ा ये भी है कि जब किसी सोसाइटी में पता चलता है कि ये मतलब अपने मेंटल हेल्थ के लिए ट्रीटमेंट ले रहा है, तो कंसिडर कर लिया जाता है कि वो डिसीजन मेकर ही नहीं है। तो ये सबसे मेरे मेंटल हेल्थ का कारण देखिए मैं बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे फीमेल है, वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, उसका रीजन है कि वर्कलोड ज़्यादा रहता है, अपने लिए खुद के लिए समय नहीं रहता। आप देखेंगे कि आफ्टर 30 या 35 तो फीमेल मान लेती है कि बस मुझे घर का काम करना है, ये ऑफिस का काम करना है, फिर बेचारे रात को थके रहे, कि वो सोचती नहीं कि मुझे अपनी एक्सरसाइज या अपनी फिजिकल एक्टिविटी के लिए समय निकालना है, मुझे कुछ देर मेडिटेशन करना है। एक हमारे आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, इन सब के कारण हमारे है ना, हमारे पास कोई है नहीं जिसको हम अपनी बात शेयर कर सके। हर किसी की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो गई है, क्योंकि उसको लगता है कि चाहे औरत वर्किंग है लेकिन वो जब घुसेगी तो थैला साइड में रखे और रसोई में ही घुसेगी। और अगर वो नहीं घुसी है, उसका पति हेल्पिंग है, तो लोग कहेंगे कि अरे तो घर को है ना डोमिनेट करती है। तो ये सब मतलब एक बहुत कॉमन चीज़ है। दूसरा बच्चे का, क्योंकि आजकल है ना मोबाइल और इन सब से इतना ज़्यादा, अखबार में भी आया था कि हर बच्चा अपनी एज से 5 साल बड़ा हो चुका है, तो फीमेल को सारे इश्यूज हैंडल करने पड़ते हैं। इसमें ये तो फैमिली इश्यूज हैं, वर्क प्लेस पे कितने सारे इशू होते हैं, आप देखते हैं कितने सारे रोज के लीगल इश्यूज हो रहे हैं। तो कोई है नहीं समझने वाला। मेरे ऐसे कहते हैं ना लोग, ऐसे तो कह देते त्रिया चरित्र को कौन समझे, लेकिन नारी को कौन समझे जो कितनी सारी जिम्मेदारियां निभा के काम कर रही है। मेंटल हेल्थ के लिए हमें सबसे पहले कि जो हमारी स्ट्रेस है वो हम किसी के पास शेयर कर पाए। हमारी स्ट्रेस जिस कारण से है उसके लिए जो कैपेबल है, क्योंकि फीमेल्स को ये नहीं पता होता कि भाई हमारे वर्क प्लेस पे हमें ये दिक्कत है या हमारे फैमिली इशूज है, तो इनके लिए हमें कौन हेल्प कर सकता है। कई बार वो गलत हाथों में भी पड़ जाती हैं, जो एक मेन रीजन होता है। दूसरा कि आजकल ये होता है कि एक फेमिनिज्म के नाम पे फीमेल को ही कहा जाता है कि तुम सब कर सकती हो, तुम्हें क्या ज़रूरत किसी परिवार की, तुम्हें क्या ज़रूरत किसी शादी की या समाज की। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी जो मतलब अगर आप पिछला देखेंगे तो हमारी रानियाँ अपने हस्बैंड के बगल में शासन करती थी, बैठती थी सभा में, और कोई घूंघट प्रथा ये सब नहीं थी, सुरक्षा के लिए बनाए गए। तो हम मतलब सब कुछ कर सकती है, लेकिन शिव शक्ति बिना अधूरी है, तो शक्ति भी शिव बिना अधूरी है ना। तो हम रिश्तों को मतलब हम भी एडजस्ट करके चलें। हम ईगो जहाँ आते तो थोड़ा सा अहम कम करके चले। हम मानते हैं, क्योंकि लोगों के आजकल देखो डिवोर्स या इतने केस हो रहे हैं, तो लोग कहते हैं कॉम्पेटेबिलिटी नहीं बैठी, पर जितने केसेज मैंने देखे हैं ना वो सब दुखी होते हैं बाद में। मतलब उनको लगता है कि मतलब लेकर भी साथ रहकर भी खुश नहीं थे, सेपरेट रह के भी खुश नहीं थे, तो क्यों ना हम कोशिश करें साथ रहने की। एक दूसरा नशा आजकल आप मानिए कि हम मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हम नशे में घुस रहे हैं कि अरे नहीं सब करते हैं, थोड़ा बहुत जीवन में सब कुछ होना चाहिए। कब आपके जीवन की लो फेज आएगी और कब वो नशा आपका जहर बन जाएगा। आप मानती हैं कि महिलाएं भी इस ओर ज्यादा अग्रसर हो रही मैं काफी मानती हूँ। इवन लोग तो पोस्ट भी करते हैं आजकल करके कि हमें मतलब सबको लगता है कि ये एक सोशल स्टिग्मा मतलब है कि सोशल स्टेटस है कि भाई ठीक है सब कर रहे हैं तो हम नशा कर सकते हैं। और आजकल नशा बहुत मतलब हायर लेवल पे जा रहा है, गांजा एमडी ड्रग सब सप्लाई होती हैं, हर जगह अवेलेबिलिटी होती है। तो कहीं ना कहीं मतलब होता है ना कि खुद की स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम उधर रुझान हो जाते हैं, हम अपना सोशल स्टेटस बनाने के लिए इससे हो जाते हैं मॉडर्न, और या कहीं हम अपनी लोग बड़े अपने घर परिवार से दूर होकर इधर हो जाते हैं। तो देखिए नशा ऐसे कहते हैं, नशा करिए काम का, नशा करिए अपने शौक का, पर वो नशा ना करिए जो आपको खा जाता है। फीमेल की मेंटल हेल्थ के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप स्वस्थ रहेंगी तो आप पूरे परिवार को संभाल पाएंगी। आप 24 घंटे में आधा घंटा ही अपने लिए निकालिए। और एक देखिए मैं साइंस से हूँ पर मैं फिर भी स्पिरिचुअलिटी पे बहुत मतलब वो करती हूँ। जब आप हेल्प करते हैं ना, 5 मिनट की पूजा करते हैं घर में, तो एक तो आपका घर का माहौल अच्छा होता है, एक आपको ये विश्वास रहता है कि मेरे साथ कोई ईश्वर है जो मेरी हाथ करेगा। एक कहते हैं ना तिनके का सहारा डूबते को, तो पता नहीं उस शक्ति से कौन आपको सही आदमी मिल जाए जो आपको राह दिखा देगा। इसलिए और मेंटल हेल्थ का एक है कि अगर आपको मेंटल इश्यूज है तो छुपाइए मत, डरिए मत,
ट्रीटमेंट लीजिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, क्योंकि लोग स्किप कर जाते हैं कि देखो अगर मैं इसका लिया तो मैं आदी हो जाऊंगा। तो ट्रीटमेंट स्किप मत करिए। कुछ इश्यूज तो आपके काउंसलिंग से रिमूव हो सकते हैं, कुछ आपके ट्रीटमेंट से हो सकते हैं। और एक हमारी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी मेंटल इश्यूज को अपने शेयर करती हैं और वो उसी दमखम से अपने कार्यस्थल पे दोबारा आती है। तो बस हेजिटेशन मत करिए, और कहीं घुटन हो रही है, कहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रहा, तो उसको शेयर कीजिए, किसी से बात करिए। कई बार हमारे होता है, देखो घर बसाना है, ये बात दबा के रख लो, पर कंसर्न से तो कहिए, बिल्कुल, क्योंकि वो कब कब आपके घुसते घुसते दिमाग में बैठ गई। और मेंटल हेल्थ के लिए अभी बहुत सेमिनार हो रही है, हम काम भी करते हैं, और मैं तो खुल के इसके लिए करती हूँ। मुझे कुछ जगह बुलाया भी जाता है, क्योंकि हम एक तो फीमेल्स का मेंस्ट्रुएशन साइकिल, आप उसके पहले पीएमटी सिंड्रोम पढ़ते होंगे, प्री मेंस्ट्रुएशन, तो हमारे फीमेल्स को तो बनाया ऐसा गया है कि इसका मूड स्विंग बहुत ज्यादा होता है ना। और उसको लगता है कि अरे मेरे को, मतलब उसको एक ही बात बार बार ध्यान रहती है, उसको छोटी सी प्रॉब्लम बड़ी लगने लग जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब हम लोगों ने, हर आदमी इतना आत्मविश्वासी नहीं होता, दबा के रखा हुआ होता है। एक फीमेल को टारगेट करना बहुत ईजी है, वो बहुत अच्छा कर रही है, उसको एक लाइन बोल दीजिए तो लोग उसको उसी कंसिडर करने लग जाते हैं। पर हम क्या माने, मैं तो इस पे विश्वास रखिए कि मैं मतलब सबको एक बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि सिर्फ ये याद रखिए कि मैं ईश्वर की नज़र में सही रहूँ। कोई क्या कह रहा है वो जब फर्क पड़ता है जब हमारा कुछ बिगाड़ सकता है, और हिम्मत से खड़े हुई। मैं तो इसके लिए सबको सबसे बड़ा एग्जाम्पल फूलन देवी का देती हूँ। फूलन देवी का आपने जब उसका आप जीवनी पढ़ेंगे कि उसके साथ जो रेप हुआ, कोई भी फीमेल सुसाइड करने चली जाती, लेकिन वो दोबारा उठी, और वो भारत की पहली और विश्व की चौथी क्रांतिकारी महिला थी। एक महिला जिसने कभी ढंग से स्कूल भी नहीं देखी। जब वो अपना एग्जाम्पल बन सकती है, जब लक्ष्मीबाई एग्जाम्पल बन सकती है, जब हमारे जीवन में बड़ी बड़ी, आप द्रौपदी मुर्मू जी का पढ़िए जो आज राष्ट्रपति पद पे है, उनकी जीवनी पढ़िए। उन्होंने कहा कि मैं कितनी अपने मतलब जीवन में डिप्रेशन फेज में आई, आज उच्च पद पे आसीन है। जब ऐसी फेज आए तो एग्जाम्पल को पढ़िए कि वो हमारे जैसे ही थे, पर उनमें एक चीज अच्छी थी, विल पावर जैसे वो मेंटेन रखिए। और अगर रोग है तो उसका इलाज लीजिए, किसी भी रोग से डरिए मत कि ये मैं किसी को बताऊंगा तो ऐसा हो जाएगा। अगर आप इलाज नहीं लेंगे तो आप अपाहिज हो जाएंगे। तो मतलब हर चीज का ट्रीटमेंट लीजिए, मिलिए। बहुत सारे लोग अच्छाई करने के लिए बैठे हैं और किसी से नहीं तो मैम से मिलिए। मैम एक मेरे दिमाग में एक आखिरी सवाल है जिसे मैं बिल्कुल जानना चाहती हूँ। मैं महिलाओं और पुरुषों को देखती हूँ, आप एक डॉक्टर है, इस चीज़ को मुझे बहुत अच्छे से समझा सकती हैं कि एक महिला और पुरुष के बीच आजकल जो है छोटी छोटी बातों पे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। एक चीज क्या मैं ये भी कह सकती हूँ कि वो दोनों जो है अपने रिश्तों को लेकर जो है शायद पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव सोचते नहीं है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, एक दूसरे को टाइम नहीं देते। तो क्या ये भी मेन कॉज हो सकता है कि रिश्तों को बिगड़ने का? सेक्सुअल लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट एक हस्बैंड वाइफ के लिए? देखिए, मैं आपको बोलती हूँ कि हमारे यहाँ पर राम सीता जी का उदाहरण दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है कि मोनोगेमी, मतलब जब आप एक के लिए समर्पित रहते, तो एज ए डॉक्टर मैं उसका सबसे पहले बोलना चाहती हूँ कि वो आपकी हेल्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप एसटीडी पढ़ते होंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए। जब हम मतलब लोगों का ऐसे कहना है अरे किसको पता चलता है, इससे भी आप अफेयर रखो या उससे मिलके रखो, आपको पता नहीं कौन आपको क्या डिजीज दे जाएगा, आप किसी से शेयर भी नहीं कर पाओगे। तो इवन बीमारियां बहुत मतलब लोग, क्योंकि हम लोग कंसिडर नहीं कर पाते, बोल नहीं सकते, कोई बोलता है तो लोग मजाक बना देते हैं, या हमें लगता है ये पर्दे के पीछे की बातें हैं, हमें इसे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आप बच्चों को भी, मैं बोलती हूँ कि जब आपके मतलब बच्चे उस एज में आ जाए तो उनको भी समझाइए कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, आप HIV पढ़िए, आप HBS पढ़िए, जो मतलब हैं डेंजरस हैं, उनका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इनके अलावा हमारे समाज में जो ईश्वर के उदाहरण दिए जाते हैं ना, वो सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं कि चलिए ठीक है, आदमी का फ्लक्चुएशन होता है या उसका कभी टाइम होता है, या उसका मानिए उसकी मेंटलिटी ऐसी होती है किसी की भी कि चलो क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे थोड़ा ठीक है, मैं बात करके होती हूँ। लेकिन आपने सोचा है कि वो आपसे भी रिलेटेड है, तो कितनों से क्या रिलेट होगा, आपको कौन कौन सी डिजीज दे जाएगा। दूसरा जो इश्यूज इसलिए आ रहे हैं कि देखिए, एक तो वर्कलोड सब पे ही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल खर्चे बढ़े, उस हिसाब से इनकम बढ़नी शुरू हुई है। और तीसरा कि हमारे जब हम पास में होते हैं तो हम फ़ोन पे लगे रहते हैं, हम बात ही नहीं करते। आप देखिए गांव में जाइए, गांव में मतलब रिश्ते ऐसे हैं कि वो ऐसा नहीं कि वो 24 घंटे हस्बैंड वाइफ साथ रहते होंगे, लेकिन है ना उनकी मतलब आपस में शायद वो जब उनके पेरेंट्स या कोई बैठते तो वो बात भी नहीं करते होंगे, लेकिन वो आपस में उनकी इतनी अच्छी ट्यूनिंग होती है, उनकी ज़्यादा मांगे भी नहीं होती।
तो मतलब कि और ये रिलेशनशिप इसलिए कि देखिए मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि माँ के बाद अगर कोई पुरुष के सबसे नजदीक होती है तो उसकी पत्नी होती है। अगर आप और यही कहा जाता है पति पत्नी के झगड़ों में मत पड़िए। दिन में तो लगता है कि इनकी तलवारें तन गई और अगले दिन वो खुशी खुशी रहते हैं। तो ये सब रिलेशनशिप किसका पड़ा, क्योंकि भगवान ने पति पत्नी का रिश्ता इतना अच्छा बनाया है। और दूसरा देखो हमको एडजस्ट करना होता है, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं होता। अगर हम कमियां, हमें रिश्ता निभाना है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं 100% खुश होंगी, लेकिन रिश्ता निभाना है तो अच्छा ही देखो। और आपको तोड़ना है तो कमियां गिना दीजिए। तो सबसे पहले, और एक और है आजकल मैरिज एज बहुत बढ़ गया। आप किसी से पूछे तो अभी तो मैं बच्चा हूँ, अभी मैं मैरिज जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए नहीं हूँ, तैयार नहीं हूँ। घर वाले कह रहे इसको शादी के लिए बनाओ, फिर वो एग्जाम्पल रखता है आपकी शादी से क्या मिला जो मैं शादी करूं। तो मैं उसको सबसे पहले बोलती हूँ इनकी शादी से सबसे पहले तो आप मिले कम से कम आप तो इनके लिए सोचने वाले होंगे। दूसरा एज ए डॉक्टर मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक एज होती है, हमारी बॉडी का एक साइकिल होता है। बहुत सारी डिजीज तो हमारी चाइल्ड बियरिंग से ही ठीक हो जाती है। और जब कोई फीमेल मदर बनती है ना तो सबसे ज्यादा पवित्र होती है, क्योंकि जिसके अंदर ममता होती है ना वो सबसे मतलब उसकी मेंटल, जब उसको कहीं से भी दुख मिलता है तो अपने बच्चों की तरफ देखती है। ये तो मेरे हैं, तो मतलब आधा जीवन तो उसी की तरफ निकल जाता है। तो और सेकंड थिंग कि चीजों को बढ़ाइए मत। आप लिटिगेशन में तब जाइए, लीगल में तब जाइए जब कोई और चारा नहीं हो। अपने पेरेंट्स से शेयर कीजिए। और मैं हस्बैंड और वाइफ दोनों से कहना चाहती हूँ कि देखिए वाइफ आपके लिए, मतलब मेरे को कहा जाता है कि सबसे बड़ी सन्यासी साधु तो वाइफ है, जो एक 7 फेरों में अपना पूरा पीहर छोड़ के आपके ससुराल आ जाती है। मतलब वो लड़की ने देखा नहीं है कि आप ले। और पति, क्योंकि देखो समाज में कोई भी आपसे रिश्ता होगा, लेकिन जो आपको पति आपको समाज में इज्जत देता है, अर्धांगिनी बनाता है कि जो मेरी अब सब कुछ है वो तुम्हारा आधा है। जीवन में प्यार आपको कोई देगा, आपको लोभ लालच देगा, लेकिन बुरे टाइम में वो ही आकर बैठेगा। तो और एक इसमें नशा वगैरह नहीं हो, क्योंकि देखो कितना ही प्रेम हो, लेकिन जब नशे में आदमी होश खोते हैं ना, रोज मारपीट होगी, रोज झगड़े होंगे, तो कौन सहन करेगा। तो रिश्ता निभाना हमारा मतलब हेल्प हमें खुद करना है। और दूसरा कि हम अच्छा रखेंगे, टाइम पे शादी हो, टाइम पे बच्चे हो, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी माने। और इन सब के साथ भी देखो, आप विदेश में देखोगे, जो मैंने पढ़ा उपराष्ट्रपति पद पे रहते उन्होंने बच्चा किया। वो दूसरा वो मतलब अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह भी बहुत ऐसे इजीली, उनके लिए बच्चे एक प्राउड है। और हमने माना है कि बच्चे एक जिम्मेदारी है। तो ये तो गलत है ना, क्योंकि हमारी जो फर्टिलिटी रेट जा रही है उसमें कहा गया है कि 2037 तक हमारे ओल्ड पर्सन ज्यादा होंगे। जब युवा नहीं होंगे तो भारत काम कैसे करेगा। तो मतलब हम जैसे बच्चों को करियर समझाते हैं ना, बेटा पढ़ना, ये तो बेटा शादी भी टाइम पे करनी है, सोच समझ के करनी है, इस तरह से करनी है। पर ऐसे नहीं कि तुम परफेक्ट के चक्कर में उस एज से ही निकल जाओ। और आप कभी भी स्टडी करके देख लीजिएगा, जो सिंगल है उनके मेंटल इश्यूज ज्यादा है। कर लेनी चाहिए, मुझे कर लेनी चाहिए। चलिए मैम, आज जो ना बहुत अच्छी बातें, वाकई में कभी कभी जो है डॉक्टर से परामर्श भी लेना चाहिए। तो आज आप लोगों को भी निःशुल्क जो है हमने परामर्श दे दिया, और मैंने खुद ने भी बहुत अच्छी चीजें मैम से सीखी। और मैम ने जैसे कहा ना, लिटरली ये चीजें होनी चाहिए कि देखिए एक पति पत्नी के बीच अच्छे संबंध होने जरूरी है। नशे की बात मैम कह रही है, तो नशे पत्ती से भैया दूर रहो, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है, जो समाज है, मैं तो बहुत ज्यादा देखती हूँ, और मैम के पास तो दुनिया भर के केसेस आते हैं। सो मैं भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यही आप लोगों को कहना चाहूंगी, प्लीज आपके रिश्ते अगर अच्छे बनते हैं तो उन्हें बनाइए, बिगाड़िए नहीं। क्योंकि एक बार बिखरने के बाद तो वो कहते हैं ना, कांच अगर एक बार टूट गया तो जोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक उसी प्रकार रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, बहुत नाजुक सी डोर होती है। सो उसे तोड़िए नहीं, घर परिवार में अच्छे से रहिए, परिवार के साथ अच्छे से एंजॉय कीजिए, अपनी लाइफ को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, खुश रहिए, और ढेर सारा जो आपका प्यार है ना वो बांटते रहिए। और हमारा समाचार के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। फिर मिलूंगी किसी खास शख्सियत के साथ इसी खास प्रोग्राम में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।